तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए, नॉर्मली तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जैसे कोई भी मैग्नेट है, ठीक है, कोई भी मैग्नेट है और अगर ये मैग्नेट जो है कोई स्मॉल पीस ऑफ आयरन है, कोबाल्ट है या फिर निकिल है, आयरन, कोबाल्ट या फिर निकिल, अगर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है दैट मीन्स वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे अ मैग्नेट अराउंड विच, मान लीजिए छोटा सा एक मैग्नेट है, तो ठीक है, इसके चारों तरफ अगर इनमें से कोई पीस को लेकर आते हैं तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स कि अपने चारों तरफ ये एक इफेक्टिव एरिया क्रिएट कर रहा है। ये अपने चारों तरफ इफेक्टिव एरिया है जहाँ पे इस मैग्नेटिक मटेरियल का एक इन्फ्लुएंस है। तो अगर इस इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जाता है, अनुभव किया जाता है इसके चारों तरफ एक इफेक्टिव एरिया में, तो हम कहते हैं कि इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है इसके चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर मैग्नेट है तो वही मैग्नेटिक एरिया फील्ड क्रिएट करता है, आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप आर्टिफिशियली भी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकते हो। एक तो नॉर्मल नेचुरल मैग्नेट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो अपने चारों तरफ एक इफेक्टिव एरिया होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस अनुभव किया जाता है। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर आर्टिफिशियली किसी कंडक्टिंग मटेरियल में कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें अगर हम आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाएं तो भी उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जैसे ये है, ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है मान लीजिए, तो इसमें अगर हम आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी कंडक्टिंग वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाते हैं, आई अमाउंट ऑफ करंट कैसे फ्लो करेगा, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाते हैं। तो उस केस में इसके चारों तरफ अगर ये वायर है और इसमें अगर आप करंट फ्लो करवा रहे हैं यहाँ से ऐसे, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और यही आपको ऑयस्टर ने बताया था। तो इसी पे बेस्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बायो-सेवर्ट लॉ। क्या है? ये वीडियो में दिख रहा है पूरा, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ क्या था, देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है समझिएगा कि अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है जिसको हम वायर बोल रहे हैं, इसमें से अगर हम इसका एक एलिमेंट ले, छोटा सा एक एलिमेंट ले, एलिमेंट बोले तो स्मॉल पीस, इसका एक छोटा सा पार्ट लें जिसका एलिमेंट का लेंथ dl है, ये मान लीजिए इतना, ठीक है, और इसके अक्रॉस अगर हम आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाएं तो इससे मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हमने आपको बताया कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में करंट ड्रॉ करें, कोई कंडक्टिंग वायर है, करंट कैरिंग है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, उसमें अगर हम करंट को फ्लो करवाएं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो मान लीजिए कि हमें कोई पॉइंट P है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो बायो-सेवर्ट, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अगर इससे r डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन वेक्टर r है जो कि एलिमेंट से पॉइंट P के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर हमें पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड को हम
बी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो चूंकि हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है और इस स्मॉल एलिमेंट में हमने करंट आई ड्रॉ किया है, तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हमने मान लिया डी बी। स्मॉल क्वांटिटी है तो बी को हमने डी बी मान लिया। तो यहाँ पे बायोट-सेवर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, इसकी वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट आई। ठीक है, यानी कि इसमें जितना ज़्यादा अमाउंट में अगर आप करंट फ्लो करवाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये फर्स्ट है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो डी है, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा ये भी आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे थर्ड ले लें कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो ये जो होगा, ये जो डीएल एलिमेंट है और पोजीशन वेक्टर आर जो है पॉइंट पी तक का है, इसके बीच का अगर एंगल थीटा है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ये अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, ये आपका साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। ये बायो-सेवर्ट का कॉन्सेप्ट था। और फोर्थ ये है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस आर का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जब आप इन सबको कंबाइन कर देंगे तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इन चारों प्रोपोर्शनलिटी को हमने एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा, यहाँ पे अभी सब में हम वेक्टर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला ऐसे हम नहीं रख सकते। तो इस केस में यहाँ पे देखिए हम पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चूंकि ये हमें वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी हम इस पे बात करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पे, तो ये आई डी एल साइन थीटा आर क्यूब इंटू आर। बेसिकली क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, आर कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अगर इस तरह से है तो यूनिट कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, किसी भी स्केलर को वेक्टर करने के लिए आपको उसके यूनिट वेक्टर इन सर्टेन डायरेक्शन के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे और आर कैप का फॉर्मूला क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे जो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। इतना वीडियो में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को हम साइड रखें, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डी एल क्रॉस आर अपॉन, जिसको कि आप ये भी लिख सकते हैं डी बी इक्वल्स टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन सिंपल r क्यूब। ये इतना वीडियो में आ रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि मैग्नीट्यूड है यहाँ पे तो सिंपल हमने आर क्यूब लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है ए बी साइन थीटा, आर क्रॉस डीएल नहीं होगा क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता, ये नॉट इक्वल होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा डीएल क्रॉस आर ही लेंगे। अच्छा, अब इसमें अब हम बात करते हैं ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये जो हमने ये कांस्टेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद जब हमने कांस्टेंट लगाया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। ठीक है, ओके। और इसका यूनिट होता है, यूनिट इसका होता है टेस्ला मिली पर एम्पियर, या फिर अगर वेबर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाता है वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो ये चीज़ें हैं क्या, तो पहले ये जान लीजिए, ये जो आपका डीबी होता है, इस डीबी का यूनिट होता है टेस्ला। ये जो हम डीबी निकाल रहे हैं ना इतना, ये डीबी, इसका यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला इसका यूनिट होता है। अभी वेबर पे आएंगे, जब फ्लक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे वेबर क्या होता है। अभी फिलहाल ये आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो ये डीबी का यूनिट है टेस्ला। ठीक है, तो ये टेस्ला होता है, तो एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये फॉर्मूला था हमारा बायो-सेवर्ट लॉ, एक बार रिवाइज करते हैं फिर इसकी वैल्यू पे आएंगे। बायो-सेवर्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है या कंडक्टर है, तो उस केस में उस करंट कैरिंग कंडक्टिंग एलिमेंट में जिसका लेंथ dl लिया है, उससे p डिस्टेंस पे अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट विच आर ड्रॉइंग या विच आर फ्लोइंग, और इट इज डायरेक्टली ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर dl, ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल थीटा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। सबको मर्ज कर दिए तो ये आ गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो एक कांस्टेंट लगा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये जो हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिया है वो आपका एयर के लिए है। अगर उसमें मीडियम कुछ और होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, इसके आगे ये सारी चीज़ें हो गई। ये जो टेस्ला है ये है क्या, देखिए हमने बोला dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आई यहाँ लिखना भूल गए थे, यहाँ पे आई भी होगा। ठीक है, ये आई लिखना भूल गए थे, आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल हमने इसका स्केलर फॉर्म लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएं, ठीक है, 1 एम्पियर का अगर यहाँ पे करंट फ्लो करवाएं, दैट इज I इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू 90, dl जो है 1 मीटर का डिस्टेंस है और r भी 1 मीटर है। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो dB की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई की वैल्यू हमने 1 एम्पियर रखा, 1 मीटर लेंथ का हमारा वायर है, थीटा 90 डिग्री पे है, साइन 90 और 1 मीटर के डिस्टेंस पे है।
तो ये dB की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 10⁻⁻7 टेस्ला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट लेंथ के वायर में अगर यूनिट अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करवाएं और हमें उसे यूनिट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वो होता है 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि एक टेस्ला जो है आपका यहाँ पे ये दे रखा है 1 टेस्ला इज 10⁻7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। यहाँ से देखिए इसका मतलब ये हो रहा है कि एक टेस्ला जो होगा 10⁻7 टेस्ला के अमाउंट के इक्वल होगा जब यूनिट अमाउंट ऑफ करंट यूनिट लेंथ में फ्लो करवाएंगे। ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का बायो सेवर्ट लॉ का फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद सेकंड टॉपिक सेकंड वीडियो पढ़ाएंगे और फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे। चलिए थैंक यू।